स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम जो सीटेट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो जिन भी बच्चों का 20 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें हम आपको ईवीएस और दोस्तों सीडीपी दोनों इसमें हम आप लोगों को क्लियर कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको 20 अगस्त तक डेली एक सेट कराने वाले हैं, प्रीवियस सेट कराने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि विकास किससे प्रभावित करता है, विकास किससे प्रभावित होता है। तो बात करें अगर सही जवाब के बारे में तो दोस्तों विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से, केवल फर्स्ट। तो दोस्तों हमको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन जो होंगे हमारे राइट हो जाएंगे। अगर बात करें विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों, तो इसके तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो इसके तीनों ऑप्शन जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अभिकथन दिया गया है। पहला दिया गया दोस्तों ए, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कैसी हो दोस्तों, बाल्यावस्था सकारात्मक हो। अगला दोस्तों हमारा जो कारक दिया गया आर वाला दिया गया, उसमें क्या बताया जा रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगानात्मक विकास के लिए। तो दोस्तों ए और आर में हमको बताना है कि कौन सा कथन होगा जो हमारा राइट होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ए और आर जो है हमारी दोनों व्याख्या कैसी हैं, दोनों सही हैं, और इसमें आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। तो आइए इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं कि बहुत छोटे बच्चे के सामाजिकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिकता संस्था है। परिवार जो है वो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। दोस्तों कोई भी बच्चा जो होता है वो सबसे पहले कहाँ से, अपने घर से ही सीखता है, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को घर से ही वो सीखता है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में हम। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों में ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमको क्वेश्चन को समझना है और इसमें क्या आंसर दोस्तों इसके हो सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता है। तो बात करें राइट ऑप्शन के दोस्तों, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा संवेदी गामक। क्या हो जाएगा आंसर, संवेदी गामक जो आंसर होगा हमारा, इस तरह से इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनके पास दो कंकड़ मिलते हैं तो दो कंकड़ों का समूह बन जाता है। जब उसमें चार कंकड़ मिल जाते हैं तो वो चार कंकड़ों का समूह बन जाता है। तो इससे बच्चे क्या अनुभव करते हैं हमको बताना है। तो इससे दोस्तों जो अनुभव बच्चे करते हैं वो क्या हो जाएगा, संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, संरक्षण करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण बाल विकास में एक तार्किक क्षमता होती है दोस्तों। कैसी होती है, एक प्रकार की तार्किक क्षमता होती है। तार्किक क्षमता दोस्तों एक प्रकार की संरक्षण जो होती है वो तार्किक क्षमता होती है, जिसका स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निशा है जो अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण जो अध्यापिका हैं वो उनके द्वारा शर्मिंदा ना किया जा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क
चरण को दर्शाता है। तो दोस्तों इस तरह का जो तर्क चरण को दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा परंपरागत। क्या हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। तो पारंपरिक नैतिकता जो है वो नैतिकता विकास का दूसरा चरण है और सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति इसकी विशेषता है। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का व्याख्या करता है। तो जो लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत है मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक। सांस्कृतिक उपकरणों और दोस्तों संज्ञानात्मक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगला प्रश्न है कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो आइए बात कर लें कि जो लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। क्या दोस्तों? कि संकेत और इशारे के द्वारा विद्यार्थियों को उपयुक्त इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन जो होगा इसका राइट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। एक प्रगतिशील कक्षा जो है निम्न में से किसे प्रधानता देती है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, किसे प्रधानता देती है दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों का। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों का जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रधानता देती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें दोस्तों उस कथन सही के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हावर्ड गार्डनर के अनुसार दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हम यहाँ पर हैं कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसंगठित करता है। तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा जो है वो माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। तो बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या दिया गया है कि मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। कैसा होना चाहिए? मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जेंडर। तो दोस्तों जेंडर के बारे में हमको बताना है कि जेंडर क्या है। तो बात करें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। कैसके द्वारा? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें प्रत्येक समाज की एक लैंगिक संरचना होती है जिसके द्वारा असमानता का निर्माण होता है दोस्तों। और एक लैंगिक संरचना का व्यक्ति, उनकी पहचान, व्यक्तित्व और इसलिए उनके द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो जेंडर होगा उसका क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत। दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको बेहतर से तैयार करिएगा ताकि आप सीटेट के एग्ज़ाम में आप 120 प्लस स्कोर कर सकें और अच्छे मार्क ला सकें। आइए देखते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? लाक्षणिक प्रकार्यता। क्या हो जाएगा? लाक्षणिक प्रकार्यता जो ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्रतीकात्मक या लाक्षणिक
प्रकार्यता है। इस कार्य उपचरण के दौरान जो बच्चे हैं अपने दिमाग में उन वस्तुओं को चित्रित करने, याद रखने, समझने और दोहराने की क्षमताओं में महारत हासिल करते हैं जो तुरंत उनके सामने नहीं होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा जो हमने आप लोगों को समझाया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो क्यों प्रभावित होता है दोस्तों, तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन जो है वो विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो इस तरह से इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अभिकथन क्या है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों के अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो ए कथन हो गया। कारण इसका क्या है दोस्तों, कारण है यहाँ पर कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो बात करें इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, तो इसके राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है, थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों कथन हमारा ए और कथन आर जो है वो दोनों तरह से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो दोस्तों प्रारूपिक लक्षण है। तो दोस्तों आइए बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बात करें दोस्तों तो आवेगशीलता। क्या हो जाएगा, आवेगशीलता जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा। ADHD बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंट विकारों में से एक है। आमतौर पर इसका सबसे पहले जो है बचपन में निदान किया जाता है और अक्सर वयस्कता जो हमारा वयस्कता तक विद्यमान में रहता है। तो दोस्तों जो ADHD वाले बच्चों को ध्यान देने में परेशानी हो सकती है, आवेग व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों इनमें सोचे बिना कार्य कर सकते हैं या अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। तो ये ADHD के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो चौथा ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। तो कौन सा जो तरीका है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्रिया आधारित। क्या हो जाएगा, क्रिया आधारित जो ऑप्शन होगा या राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। तो इसका हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा इस तरह से इसका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अधिगम
अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा जो है दोस्तों वो सीखते हैं। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। किसमें? असंबंधित खंडों में प्रयुक्त प्रस्तुत की जाती है। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो पहला ऑप्शन, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है दोस्तों। इसमें बताना होता है कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान एक प्रकार का ज्ञान है जिससे आप कुछ करके प्राप्त करते हैं। क्या है दोस्तों? कुछ करके प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो बात करें दोस्तों क्या करना चाहिए अगर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए दोस्तों दिक्कत महसूस कर रहे हैं क्लास में, तो उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो आइए देखते हैं कि आप कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं कि अगर बच्चे दोस्तों उनकी दिक्कत महसूस कर रहे हैं आपकी कक्षा में, तो आप किस तरह से उनकी मदद कर पाएंगे। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। तो इस तरह से जो चौथा ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन ए जो दिया गया है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। जहाँ विद्यार्थी जो है वो अपनी भ्रांति को व्यक्त कर सके। आइए दूसरा देखते हैं हमारा आर कथन क्या दिया गया है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही रखता है। क्या करता है दोस्तों? आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे के भाव को महसूस करें। तो दोस्तों किस भाव को महसूस करें? तो वो आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो वो खुशी दोस्तों। अगर बच्चा विद्यार्थी जो है सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी, क्या दोस्तों? अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग निरंतर वीडियो पे बने रहें ताकि हम आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हों वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बारी बारी से रिपीट होंगे। हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट कराते हैं जो बारी बारी से रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा महारत अभिमुखी। किसके लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों? महारत अभिमुखी में दोस्तों इनको क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो कौन करते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन। दूसरा और चौथा जो ऑप्शन होगा करेक्ट दंड और अभिसंज्ञान। क्या हो जाएगा? दंड और अभिसंज्ञान जो ऑप्शन होंगे वो हमारे राइट हो जाएंगे।
आइए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन और भी आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों कि हमारे आगे प्रश्न जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न अब हमारे आ चुके हैं जो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं हम आप लोगों को कराएंगे, और इसी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारी को चुनिए। तो दोस्तों अगर बच्चों का टूर पर्वतारोही मतलब पर्वत वगैरह पे घूमने के लिए जाता है तो जो उसका लीडर होगा उसको कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए चुनी जानी चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, कौन सा, सेकंड, ACE, कौन सा, ACE। तो आइए देखते हैं कि ACE हमारा कौन कौन से ऑप्शन हैं। बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, ये भी राइट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या है, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और उन्हें सदस्यों को अपने पीछे चलाना। क्या क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पे देखा था कि केवल जो हमारे ऑप्शन थे वो कौन से राइट थे, ACE। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों क्या राइट रहेगा, राइट नहीं रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या दिया गया है कि दोस्तों ए वाला भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी दिया गया है कि विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, अगला ऑप्शन दिया गया है कि जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखें, तो दोस्तों हमारा इस तरह से A, C और E तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे राइट रहने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया गया है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। दोस्तों कौन सा पैमाना दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थान के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमको बताना है कि क्वेश्चन लगा कि इसकी वास्तविक दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों कि हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है, 110 मीटर। इसमें फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाजे के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है दोस्तों, तो ये कितनी हो जाएगी दूरी, 9.8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया 110। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कि 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर हमारा कितना होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर टोटल निकालते हैं, यहाँ पर हम टोटल अगर निकालें कि कितने मीटर हैं दोस्तों, तो 110 गुणे 9.8, इसकी जब मल्टी करेंगे दोस्तों तो हमारे पास निकल के आएगा जाएगा 1078 मीटर। कितना आ जाएगा, 1078 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये मीटर निकल के आ जाएगा। और हमको पता है कि 1000 में 1 किलोमीटर होता है। तो अब दोस्तों हमको बताना क्या है, तो 1078 मीटर को दोस्तों को किलोमीटर में बताना है, किलोमीटर में बताना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे किलोमीटर में बताना है। तो आइए देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो 1078 बराबर, तो ये जगह 1078 बटे में 1000। दोस्तों नीचे कितने जीरो हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.078 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा 1.078 किलोमीटर। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ये बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। क्या है दोस्तों, जो पांडिचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में तमिलनाडु के कुंडलोर जिले से घिरा हुआ है, जबकि दोस्तों गोवा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए, तो हमको गलत धारणा की पहचान करनी है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। किससे? यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। अब हमको बताना है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पर तेल जो है वो अधिक मात्रा में मौजूद है या पाया जाता है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों तेल की जो है वो अधिकता पाई जाती है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथन वर्णनों पर विचार कीजिए। घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमको कुछ कथन दिए गए हैं। बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो कौन सा इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करें तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए और सी। तो ये घरों के बारे में ए और सी में आइए देखते हैं क्या क्या हमारे ऑप्शन है जो रहने वाले हैं। ए और सी में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, तो बात करें ए, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिलों पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी में क्या है कि राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो ए और सी हमारे घरों के मकानों के बारे में वर्णन करना था, तो हमारे ये ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। दोस्तों ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, किसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएगा, कर्दम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की भारोत्तोलक है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की वेट लिफ्टर है दोस्तों। वह 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली, कौन सा, कांस्य पदक इन्होंने जीता। कर्दम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने कांस्य पदक जीता और ये पहली भारतीय महिला बनी। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 29 पदक जीते। कितने, 29 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रॉन्ज जो होता है, कांसा जो होता है, उसके विषय में दोस्तों हमको थोड़ा सा बात करनी है कि इसके ऑप्शन कौन से राइट हो जाएंगे। तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। कौन सा, ए और डी जो होगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए बात करें ए के बारे में दोस्तों कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रॉन्ज का उपयोग करते थे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अगर बात करें डी में क्या हो जाएगा कि बांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों यहाँ पर कि परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परिवार के संदर्भ में हमको फैमिली के संदर्भ में बताना है कि परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन होगा जो राइट हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सही जवाब के बारे में। तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए दोस्तों भिन्न अर्थ हो सकता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों का एक समूह जो एक साथ रह रहे होते हैं, जन्म, विवाह या गोद लेने से एक दूसरे से संबंधित है, परिवार के सदस्य कहलाते हैं। कहाँ के दोस्तों, परिवार के सदस्य कहलाते हैं। एक परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और दादा दादी शामिल होते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल परिवार हो गया दोस्तों, संयुक्त परिवार हो गया और विस्तारित परिवार हो गया। ये परिवार के टाइप्स होते हैं और प्रकार होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है।
नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऋतु प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है लेकिन एक निश्चित मौसम या समय की अवधि के लिए काम नहीं मिल पाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है? दिया गया है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। कुछ पहेलियाँ लिखी हुई हैं जिनको हल करना है दोस्तों। कि रंग सलेटी, आइए देख लेते हैं पूरा दोस्तों क्या है। कि रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, यहाँ से आप पहचान पाए गुटर गु की आवाज़ कौन सा पक्षी है जो निकालता है। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा दोस्तों। या घरों में घोंसला बनाता है और गुटर की आवाज़ निकालता है। और कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। काहे का? शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो प्रश्न है प्रीवियस जो मैंने क्लास आप लोगों को कराई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, उनको हल कीजिएगा, उनको याद करिएगा, क्योंकि वही प्रश्न जो है वो बारी बारी से रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में तो इसका राइट ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या रहने वाला है? तो आइए देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, ए और बी। तो आइए देखते हैं मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में। ए और बी में हमारे ऑप्शन जो है वो कौन कौन से रहने वाले हैं? तो किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। बी ऑप्शन है दोस्तों कि किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो इस तरह से जो हमारा ए और बी ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? कि अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा जीतना। क्या हो जाएगा दोस्तों? जीतना जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के जो प्रश्न है आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। अगला है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2.7%। 2.7% जो है वो ताजे जल का प्रतिशत है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पर कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो हैं वो किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा लौकी से। किससे बनाए जाते हैं? लौकी से बनाए जाते हैं दोस्तों। कालबोलिया लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र तुम्बा और खंजीरी सूखी लौकी से बने होते हैं। बीन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग सपेरे द्वारा किया जाता है या खोखले सूखे कद्दू के डंठल से बना होता है। किससे बना होता है? कद्दू के डंठल से बना होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है दोस्तों। तो कौन कौन अवसर प्रदान करता है? तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है ए, बी और डी। कौन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी जो ऑप्शन हो गए हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ए, बी और डी जो होंगे आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो ये आकलन के लिए जो है वो अवसर प्रदान करते हैं। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ऑप्शन होंगे ये राइट हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो दोस्तों पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो कौन से संदर्भ शामिल होने चाहिए? तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय जो है दोस्तों वो शामिल होना चाहिए।
इसलिए कक्षा 5 के छात्रों के लिए दोस्तों ईवीएस के पाठ्यक्रम में बड़े पैमाने पर पड़ोस और समुदाय से संबंधित संदर्भों को शामिल किया जाना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला है कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है वह है दोस्तों एक आकलन उपकरण जो उन केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है। तो वह है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पोर्टफोलियो की अगर विशेषता बात करें कि क्या होती है, इसकी विशेषता थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह समय की अवधि में छात्रों के काम का एक संग्रह है जिसका उपयोग सीखने और आकलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि अगर बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन होगा जो राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। किससे दोस्तों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा भी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखने को क्या मिलता है कि ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन पर्यावरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा हो जाएगा, तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूप सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें। क्या करें, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपी सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों, दोस्तों थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को, तो इससे विद्यार्थियों को दोस्तों क्या सीख मिलती है। तो आइए देखते हैं, बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। किससे मिलेगी दोस्तों, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखाती हैं। जयंती क्या कर रही है। दोस्तों क्वेश्चन मानचित्र से पूछा गया है कि मानचित्र एक पठन गतिविधि के दौरान पढ़ने के समय जयंती जो है अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती है। तो जयंती क्या कर रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों जयंती क्या कर रही है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी और डी। तो आइए देखते हैं कि बी और डी में क्या क्या ऑप्शन है। तो बी और डी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। कक्षा कक्ष गतिविधियों पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। कक्षा कक्ष में जो है वो गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग किया जा रहा है। और डी में क्या है, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि दुर्गा रानी से कहती है, दुर्गा जो है वो रानी से कहती है कि पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो। तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है, तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है,
इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करता है। तो दोस्तों किस उद्देश्य को सूचित करता है, तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो होगा संज्ञानात्मक ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। तो जिस तरह से ये बच्चों के अंदर दोस्तों जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं सूरज को लेकर के, गेंद को लेकर के, तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो संज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा जो होगा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है सबसे उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अनुभवजन्य। क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जया को आज बहुत भूख लगी थी। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। क्या था दोस्तों, आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि उसके मुँह में पानी आ गया तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला अनुकूलित प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, अनुकूलित प्रतिक्रिया जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह के जो प्रश्न है आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो अनुकूली अधिगम जो होता है दोस्तों में कस्टम शिक्षण अनुभवों का वितरण शामिल है जो किसी व्यक्ति के अनूठी ज़रूरतों को ठीक समय पर प्रतिक्रिया रास्ते और संसाधनों के माध्यम से पूरा करता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों कौन सा खेल जो है, आइए बात करें कौन सा खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन बी और सी। तो आइए देखते हैं बी और सी में हमारा कौन कौन से ऑप्शन है कि दोस्तों बी और सी में बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। दूसरा है कि बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। तो इस तरह से जो बी और सी ऑप्शन होंगे हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि सही कथन को चुनिए। आइए देखते हैं सही कथनों को हमको चुन के बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक की ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। दूसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कि कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करें अगला है यहाँ पर कि ईवीएस वह विषय है जो केवल 4th और 5th कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन केवल इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन में केवल बी। तो बी में केवल दोस्तों क्या दिया गया है ये बात कर लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा सब प्रत्यय का मानचित्रण में आरंभ होता है। कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण में आरंभ होता है। तो दोस्तों कक्ष में तो हमको बताना है किस कक्षा में आरंभ होता है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो कक्षा 3 में, किसमें दोस्तों कक्षा 3rd में जो है मानचित्रण कक्षा 3 में आरंभ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों हम आपको 20 अगस्त तक
कब तक? 20 अगस्त तक डेली प्रीवियस ईयर का एक सेट कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम में 120 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।